बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान हुमार सलाना। आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी की गुफ्तगू से, जिनका ये कहना है कि पिछले बहुत दिनों से कि एक सियासी जमात की जानिब से बेयकीनी की सूरत हाल जो है वो पैदा की जाए थी, और ये बड़ी जो है वो किस्मती की बात है और ये बहुत बुरी बात है। बदकिस्मती ये है कि कुछ अरसे में हमने बहुत बेयकीनी की सूरत हाल देखी। मज़ीद आने वाले वक्त के हवाले से ओन चौधरी का क्या कहना था वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने ये कहा कि उनकी जमात आइंदा आम इंतखाबात के दौरान मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट कर सकती है, जबकि इसी हवाले से नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ का अहम बयान सामने आया है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे क्योंकि हमारा जो बेसिक क्वेश्चन है वो इसी हवाले से है। जावेद लतीफ़ ये कहते हैं कि हमारा मुतालबा ये है कि इलेक्शन के लिए सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। हम किसी सियासी जमात और किसी सियासी लीडर पर पाबंदी के हक में नहीं हैं, किसी से सियासी इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट नहीं कर रहे। मुस्लिम लीग नून अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेगी। सीट एडजस्टमेंट अगर करनी होती तो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में भी की जाती। पंजाब में इंतखाबी इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट का तस्वुर भी नहीं किया जाता। अहम खबरें हमारे सामने आ गई हैं। एक जानिब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट की बातें कर रही है, जबकि नून लीगी रहनुमा की जानिब से अभी तक इस बयान की तरदीद की जा रही है कि कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही। अब जानना ये होगा कि क्या अगर सीट एडजस्टमेंट नहीं होती तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पीडीएम के बगैर, पीडीएम के साथ इत्तेहाद किए बगैर भी आम इंतखाबात में कोई खातिर ख्वाह नताइज या खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल कर पाएगी या नहीं? ये है हमारा आज का बेसिक सवाल जो हम अपने पैनलिस्ट के सामने रखेंगे। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सजात तरीन साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, खुशामदीद कहना चाहूँगी। आरिफ चौधरी साहब लॉ एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपको भी वेलकम करूँगी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड आसिफ हारून साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी एनालिस्ट हैं, सर आपको भी अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। सजातीन साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगी, क्या समझते हैं आप, क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो अगर पीडीएम से इत्तेहाद नहीं कर पाती या कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं हो पाती तो फिर क्या बनेगा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का आम इंतखाबात में? देखिए, मैं आपको बताऊं हुमा, पाकिस्तान में इस्तेहकाम कौंसिल के नाम से एक ज़िया-उल हक के ज़माने में भी पार्टी बनी थी जिसका आज शायद लोग नाम नहीं जानते। आरिफ चौधरी साहब सीनियर आदमी है, शायद इनको याद हो। एक इस्तेहकाम में पाकिस्तान कौंसिल ज़िया-उल हक के ज़माने में भी बनी थी और आज उसका कोई नाम लेने वाला नहीं है। इस तरह की जो पार्टी होती हैं, इस तरह की पार्टियों के लिए सहारे चाहिए होते हैं इनको किसी न किसी तरह, लेकिन इत्तेहाद कोई नहीं इनसे करेगा क्योंकि सीट एडजस्टमेंट मुस्लिम लीग नून क्यों करेगी? उनके पास ऑलरेडी जो है पोजीशन उनकी बहुत बेहतर है पंजाब में। वो किसी सूरत में इनके साथ कोई किसी किस्म का मैं नहीं समझता कि कोई सीट एडजस्टमेंट करें। इसी तरह पीपल्स पार्टी है, वो सिंध में इनके साथ बिल्कुल कोई इत्तेहाद नहीं करेगी। वो ऑलरेडी सिंध से सीटें जो हैं वो जीती हुई हैं और आइंदा इलेक्शन में भी वो जीतने का अपना प्रोग्राम रखते हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये खुद अपने तौर पर कोई सीट एडजस्टमेंट हो सकेगी। अगर कोई ऐसा हाथ जो ताकतवर हाथ है वो अगर इनके सर पर नहीं आता, कोई ताकतवर हाथ इनको लेके आगे नहीं चलता, तो आप यकीन माने इनमें से 2-4 लोगों को छोड़ के, जिसमें अलीम खान साहब शामिल हैं, वो 1-2 लोग जो जीत सकते हैं। बाकी जहांगीर खान तरीन का तो अपना बेटा भी जो है वो सीट हार गया था। तो मुझे नहीं लगता कि इनमें से ये जितने लोग हैं ये अपनी सीटें बचा सकेंगे। तो इनको एक छतरी की जरूरत है और बजाहिर ऐसे लग रहा है कि इनको कोई छतरी नहीं मिलेगी। और ये जो इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी बनी है, मैं समझता हूँ इस पार्टी का अपना कोई इस्तेहकाम नहीं है, पाकिस्तान का इस्तेहकाम इन्होंने क्या करना है। और जिस तरह आपने ओन चौधरी की बात की, मैं समझता हूं कि ओन चौधरी इस लेवल का जर्नलिस्ट, इस लेवल का सियासतदान नहीं है कि उसकी बात को मतलब वो इतना उस पर बहस की जाए। अगर ये बात जहांगीर खान कहते या अलीम खान कहते तो फिर वो बात आगे भी हो सकती थी, क्योंकि अलीम खान की बात तो मियां नवाज शरीफ या आसिफ जरदारी साहब सुन सकते हैं या उनकी कोई अहमियत उनको दे सकते हैं। ओन चौधरी सतह के लेवल पे तो बात पहले मेरे ख्याल में आगे उन्होंने संजीदा बात ही नहीं लेनी। तो ये कहना है कि ये कोई पार्टी जो है इसके साथ कोई इत्तेहाद हो जाएगा कि या ये बड़ी कुछ सीटें ले लेंगे, मुझे तो इन सब का अपना मुस्तकबिल जो है वो खतरे में लग रहा है। हाँ सर, आपका पॉइंट आ गया है, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। आरिफ चौधरी साहब, आपको क्या लगता है, जैसे सजातरीन साहब ये कह रहे हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का तो अपना मुस्तकबिल भी इस्तेहकाम नजर नहीं आ रहा, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बहुत शुक्रिया। सजात तरीन साहब ने बहुत पते की बात की है। इनका वाकई कोई मुस्तकबिल नहीं है, माजी में ऐसे होता रहा है। पॉलिटिकल पार्टी जो हैं उन्हें एस्टेब्लिशमेंट बनाती रही है, लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ उनका अपना भी वजूद होना चाहिए। ये बिल्कुल वही वाकई काम पार्टी है जो माजी में बनी थी, लेकिन वो तो एक कोई सीट नहीं दे सकती थी। और अब जो सूरत हाल है, ये लोग अपने तौर पर इनका किसी का कोई काट इस लिहाज से कौमी सतह पे नहीं है।
यानी अब ये जिस तरह आपने ओन चौधरी का नाम लिया है, ओन चौधरी को मैं नहीं समझता कि इन लोगों के सिवा कोई और जानता है, और इसी तरह बाकी लोग जो है उनकी अपनी जाति किसी ने कोई, मैं नहीं समझता कि इंडिपेंडेंटली कुछ अपने तौर पर दिखाया हो। यानी सारे के सारे वो लोग हैं जो तरीके इंसाफ से उन्होंने आगाज किया और तरीके इंसाफ की वजह से ही उन्हें सीटें मिली, और उसके बाद वो तरीके इंसाफ का ओढ़ना बिछौना रहे, और उनका सारे का सारा मामला जो है वो मैं नहीं समझता कि कोई भी शख्स उन्हें जरा बराबर भी कोई अहमियत दे। चले आरिफ चौधरी साहब, थोड़ा सा मोड़ कर लेते हैं, पार्टी के पैटर्न इन चीफ की बात कर लेते हैं। जहांगीर तरीन भी तो लंदन पहुंच गए हैं, क्या इसका मकसद कोई मुलाकात हो सकता है नवाज शरीफ साहब से? जहांगीर तरीन से मुलाकात तो यकीनन होगी, नवाज शरीफ साहब जो है वो करेंगे, और ऐसा भी होगा कि इसके लिए जो एस्टेब्लिशमेंट है उनकी इन्हें अगर कोई आशीर्वाद है, और यकीनन होगी, क्योंकि उन्हीं की वजह से सारे लोग जो है वो सर झुका के बैठे हुए हैं और वहाँ इनके प्लेटफॉर्म पे, अदरवाइज तो कोई रीजन नहीं है। तो वो अपने तौर पर अगर वो समझते हैं तो इन्हें कहेंगे। अब देखना ये है कि जब ऐसा वक्त आएगा तो क्या उस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है जब इलेक्शन में ही उसे जाना होगा, तो इलेक्शन तो फिर वो कहते हैं यार अब नफसी नफसी, हर एक को अपनी 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 नफसी नफसी होती है। कोई भी पार्टी जो है वो यानी किसी के लिए कुछ नहीं कर सकती। उन्हें अगर वो कहेंगे तो वो समझाएंगे कि जनाब इनके कौन से वोट है जिनको हम साथ मिला के, बल्कि ये तो बलबा है। बलबा इसलिए कि एक तो मुस्लिम लीग नून के लोग इन्हें वोट नहीं देंगे, दूसरा ये जो जहां से आए हैं पाकिस्तान के अवाम जो है ओवरऑल भी इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे, इसलिए कि इन्होंने वो काम किया है जो पहले लोग माजी में लोटे बने थे उन्हें भी लोगों ने कबूल नहीं किया। तो उस सूरत पे इस वक्त आए हैं जब बिल्कुल ही मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा तो ज्यादा हो ही नहीं सकती जो इन्होंने की है। तो इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। ठीक हो गया आरिफ साहब, आपका भी पॉइंट आ गया है। ब्रिगेडियर आसिफ साहब, आपको क्या लगता है, आपने हमारे दोनों मेहमानों की गुफ्तगू भी सुनी, अब हम जिस तरह से बात कर रहे हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हम झुकाव नून लीग की जानिब देख रहे हैं, अगर ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता तो फिर क्या बनेगा पार्टी का मुस्तकबिल? देखिए जी, बात ये है कि 9 मई तक सिनेरियो बिल्कुल मुख्तलिफ था। पीटीआई सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पॉपुलर पार्टी थी, और वो देख रही थी कि मैं 2/3 मेजॉरिटी लूंगी और उनको कोई रोक भी नहीं सकता था। कुछ हफ्तों में बिल्कुल सिनेरियो बदल गया और उसी में से ये सारे लोग निकले और वो आज एक ढांचा बन गया और एक नई पार्टी, आमतौर पे वो किंग पार्टी बनती है, लेकिन ये एक इन्होंने नई पार्टी बनाई जिसका इन्होंने इस्तेहकाम पार्टी का नाम दिया है। तो इस तरह की जो पार्टियां विदिन से बनती हैं, हमने PMLQ भी देखी, वो भी बनी PMLN से, और वो बड़ा 8 साल जो है उन्होंने हुकूमत की। तो वो ऐसी बात नहीं है, वो कोई चल जाती हैं, कोई नहीं चलती हैं। अब सारा मसला सारा ये है कि ये जो PTI में भी जितने लोग थे वो जो सारे इलेक्टेबल्स तो इन्हीं पार्टियों में से आए हुए थे, या PMLN के थे या PMLQ के थे, वही सारे थे। वो वापस भागे उधर से और जहां जहां उनको पनाह मिली वहां चले गए। सबसे नजदीकी और आसान जो जगह उनको मिली वो ये एक इस्तेहकाम पार्टी बनी, क्योंकि PMLN जो सबसे ज्यादा जख्म खोरदा थी वो उन्होंने तो उनको वेलकम नहीं करना था, तो वो वहां, तो अब वो चले गए। और अब भी आपने देखा हो कि 2-3 जैसे फवाद चौधरी और 1-2 और जो है वो फिर दोबारा उन्होंने उस तरफ रुख किया जब ये देखा कि जी यहाँ तो दाल नहीं गल रही। लेकिन ये शुरुआत है, अभी तो गेम चलनी है। अब ये देखना है कि जी इलेक्शन कब होने हैं, क्या ये वाकई अक्टूबर में हो जाएंगे या नहीं होंगे, क्योंकि बड़ी चीजें अटैच्ड हैं। नंबर 1 बात यह है कि इस वक्त सबसे ज्यादा स्टेक होल्डर जो है वो PMLN है, जो कह रहा है कि मेरे साथ जुल्म और ज्यादती हुई, मुझसे इख्तिदार छीना गया और जुल्म हुआ और अब मैं उसका राइटफुल क्लेम हूँ। और वो पावर से जो है वो जो है बहुत देर से 2018 से बाहर है और अब भी उसके पास जो है कोई चांस नहीं था आगे आने का। ये एक जो है ना प्रोविडेंस की तरफ से हुआ और उनको इतनी बड़ी ओपनिंग मिली। लेकिन सबसे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो PMLN का है कि बावजूद इतनी उनके ऊपर जो है वो हुई अकाउंटेबिलिटी वगैरह ये पार्टी टूटी नहीं, वो कायम और दायम रही है। और इसीलिए इन लोगों ने जैसे अभी जिक्र किया कि उनके सारे जो हैं जो उन्होंने साथ दिया मुश्किल वक्त में उनके साथ हैं, तो वो उन्हीं को ही रखेंगे ना, दूसरों को वहीं करेंगे जहां पर उनको स्पेसेस, ओपन स्पेसेस मिलेंगी। लेकिन ये चूंकि उनका आना लाजमी है पावर में,
तो वो चाहेंगे कि हमारे साथ कोई अलाइज बने और इनसे भी वो फायदा उठाएंगे। ठीक हो गया ब्रिगेडियर साहब, आपका पॉइंट भी आ गया है। हमारा बुनियादी सवाल जो हमने अपने मेहमानों के सामने भी रखा, पब्लिक पोल की बात कर लेते हैं, हमने अपने व्यूअर्स के सामने भी ये रखा कि क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पीडीएम से इत्तेहाद के बगैर आम इंतखाबात में कोई खातिर ख्वाह नताइज हासिल कर पाएगी या नहीं। 14% को लगता है कि जी हाँ कामयाबी हासिल कर पाएगी, जबकि 86% को लगता है कि कामयाबी हासिल नहीं कर पाएगी। ब्रेक की जानिब बढ़े, ब्रेक से वापस आते गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। और अब कुछ बात करेंगे मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की। गुज़श्ता रोज़ जलसे के दौरान खिताब करते हुए उन्होंने चेयरमैन पीटीआई को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और ये कहा कि खुद पर बुरा वक्त आया तो कारकुनों को जिम्मेदार ठहराकर उन्हें बस के नीचे फेंक दिया। 9 मई के सानहे से तकलीफ तो बहुत हुई, लेकिन अच्छा हुआ कि मुल्क में फितना फिसाद फैलाने वाला सामने आ गया। फितना और फिसाद का चैप्टर खत्म हुआ, अब तरक्की का सफर शुरू हो जाएगा। मरियम नवाज ने कहा कि जो हाथ मुल्क तामीर करते हैं वो मुल्क में तोड़ फोड़ नहीं करते, बल्कि तोड़ फोड़ करने वालों को तोड़ देते हैं। नवाज शरीफ की वापसी के बाद मुल्क टेक ऑफ करेगा। अब जानना अपने मेहमानों से ये है कि मरियम नवाज ये कहती हैं कि नवाज शरीफ के वापसी के बाद मुल्क में तरक्की होगी। ये बयान उसको किस तनाजुर में देखते हैं हमारे मेहमान सज्जाद तरीन साहब? आपको क्या लगता है, मरियम नवाज का ये बयान ठीक है कि नवाज शरीफ के आने के बाद ही मुल्क तरक्की करेगा? देखिए, इस पर मैं बात करता हूँ। पहले जो आपने मरियम नवाज साहब का हवाला दिया ना अपने इंट्रो में, बात यह है कि इमरान खान साहब भी तो पिछले कह रहे थे ना कि 27 साल से मैंने जद्दोजहद की, मैं 27 साल से जद्दोजहद करता आ रहा हूँ। आप यकीन करें वो 27 साल की कोई जद्दोजहद नहीं थी, ये एक साल की सिर्फ जद्दोजहद थी और जिसमें पूरी की पूरी पार्टी का शिराजा बिखर गया। कोई जद्दोजहद करने के लिए और मजामत करने के लिए तैयार ही नहीं, ना उनके साथ खड़े होने के लिए तैयार है। बाकी जो बात अब आप आते हैं सवाल की तरफ, मरियम नवाज साहबा ने जो बात की, मैं समझता हूँ ये एक सियासी बयान उनका हो सकता है। मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है इस वक्त, कोई भी आ जाए, किसी को भी आप ले आए, चाहे आप अमेरिका से ले आए, चाहे आप बरतानिया से ले आए, चाहे आप सऊदी अरब से ले आए, किसी को, मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है वो इतनी खराब हो चुकी है कि उसमें बेहतरी लाने के लिए तमाम जो लोग हैं, तमाम जो लीडरशिप है, उसको बैठकर बात करना होगा कि मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है इसको बेहतर कैसे किया जाए, कोई हल निकाला जाए। किसी एक आदमी का ये कह देना कि जी नवाज शरीफ साहब आएंगे तो हालात बेहतर हो जाएंगे, ये सियासी तौर पर तो ठीक है कि आप सियासत कर रहे हैं, आपकी पार्टी के वो कायदे हैं, आपके कह सकते हैं, लेकिन उनके पास कोई ऐसा अलादीन का चिराग अब किसी के पास नहीं है। मुल्क की मुआशी सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब हो गई है। मैं समझता हूँ कि अब सब लोग जो हैं, सब लोगों को बैठकर, तमाम सियासी कायदीन को बैठकर ये सोचना होगा कि मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है उसे कैसे बेहतर बनाया जाए, आम आदमी की हालत कैसे बेहतर की जाए। आप यकीन माने कि गरीब आदमी की बहुत सूरत हाल खराब है, अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, तालीम के लिए मसाइल हैं और लोगों को रोजगार के मसाइल हैं, गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई की वजह से लोग हैं वो परेशान हैं। तो किसी एक लीडरशिप का ये नाम लेके आप सियासत कर सकते हैं कि आपकी पार्टी की कायदे, मगर ये नहीं हो सकता कि कोई एक आदमी जो है वो आके मुल्क की मुआशी सूरत हाल बेहतर कर सके। यकीनन सज्जाद तरीन साहब ऐसे ही है, तो आपको लगता है कि क्या वाकई नून लीग एक पेज पर है? ये बयान देना यकीनन इस वक्त में जहां बाकी नून लीगी रहनुमा ये कह रहे हैं कि हमने मुश्किलात के भंवर से मुल्क को निकाल दिया है या निकालने की कोशिश करें, वहां ये कह देना कि नवाज शरीफ साहब आएंगे तभी तरक्की होगी, क्या नून लीग इस वक्त एक पेज पर दिखाई दे रही है आपको? या मुझसे सवाल पूछ रही हैं? जी सज्जाद तरीन साहब आपसे पूछ रही हूँ। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो एक पेज की बात है ना, एक पेज नहीं है कोई कहीं भी। मुसलमानों की पूरी हिस्ट्री भरी पड़ी है, आप देख लेना कि जो बेटे हैं उन्होंने बापों की आंखें निकाल दी हैं, चाहे वो मुगलों का दौर हो। कोई, मैं अगर अब सुनाना शुरू करूं आपको तो आपका प्रोग्राम का टाइम ही खत्म हो जाएगा। हर जगह ग्रुपिंग मौजूद होती है, हर जगह जो है ये एक पेज की बात नहीं होती। मुस्लिम लीग नून में एक ग्रुप जो है वो मियां नवाज शरीफ के साथ है, एक ग्रुप जो है वो मियां शहबाज शरीफ के साथ है, और उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान अब्बासी साहब, वो एक अलग ग्रुप में। तो हर पार्टी में ग्रुपिंग मौजूद होती है। जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर आदमी रहे हैं, उनकी पार्टी में भी एक जुल्फिकार अली भुट्टो का ग्रुप था, एक मुस्तफा खान का ग्रुप था, एक वो शेख रशीद, जो पिंडी वाले शेख रशीद नहीं, वो बाबा सोशलिज्म जो थे, वो एक उनका ग्रुप था, मुस्तफा जतोई का ग्रुप था। तो ग्रुपिंग हर पार्टी में होती है। अभी भी जो पार्टियां मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी में भी ग्रुपिंग है, हर पार्टी में ग्रुपिंग। ठीक हो गया, इसी ग्रुपिंग के सवाल को हम आगे लेके जाते हैं सज्जाद तरीन साहब। आरिफ साहब, आपको क्या लगता है, क्या इस वक्त नून लीग एक पेज पर है और शहबाज शरीफ साहब को नून लीग क़यादत की मुकम्मल हिमायत हासिल है? जी आरिफ चौधरी साहब।
मैं अर्ज करूं कि असल बात उनके मुंह से निकल गई है, मरियम नवाज साहबा के मुंह से, क्योंकि बुनियादी तौर पर ये जो ड्रामा रचाया गया था वो इसीलिए था कि कोई ऐसी जस्टिफिकेशन आए कि जिसके बाद इनको वो इनके साथ अशर किया जाए और इन लोगों के साथ के सारी जिंदगी याद रखें, और यही कुछ हो रहा है। आज देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं कि जो कुछ भी है पाकिस्तान के साथ, भले वो लोग अभी तो आपको ये जो नजर आ रहे हैं ये अभी दूध में धुले हुए हो गए, जो चले गए वहां इस्तेहकाम पाकिस्तान, ये अदम इस्तेहकाम जो है पाकिस्तान का, उसका बायस है ये सारे लोग। बुनियादी तौर पर मैं आपको एक अर्ज करूं, जो पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ा जुल्म हुआ है वो ये है कि नौजवानों से उनके ख्वाब छीन लिए गए हैं, और एक ऐसा दौर आ गया है कि सब कुछ करने के बावजूद पाकिस्तान, अगर जिस तरह तरीन साहब ने कहा कि गुर्बत की लकीर से नीचे लोग चले गए हैं, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। सबसे ज्यादा इस खित्ते पे महंगाई अगर है 39% से भी ज्यादा तो वो पाकिस्तान में है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा। और फिर जिस तरह लोगों के साथ देखिए एक और जुल्म बड़ा हुआ है, क्योंकि माजी में ऐसा नहीं होता था, ये कुछ पहले भी हमारी पुलिस जो थी वो बेकाबू थी, और वो बिल्कुल, अब जब उन्हें खुली छुट्टी दे दी गई है तो पाकिस्तान की हालत ये हो गई है कि लॉ एंड ऑर्डर जिन्होंने नाफिज करना था वो लुटेरे बन गए हैं। वो इसी आड़ में शरपसंदों को पकड़ने की आड़ में डाके मार रहे हैं, रेप कर रहे हैं, और वो कुछ किया जा रहा है जिसको हमारी आंखें जो है वो सुनना, देखना, और कान सुनने से तकलीफ होती है, डिप्रेशन में हम चले जाते हैं। इसलिए जहां तक नवाज शरीफ साहब की आमद का ताल्लुक है, नवाज शरीफ साहब ना आएंगे, ना उनके आने से कोई फर्क पड़ेगा, बल्कि उनके जो ऑलरेडी ये सारा सिस्टम किसका चल रहा है, ये नवाज शरीफ का दिया हुआ सिस्टम है। और इन लोगों का यानी गिमिक ये है कि चूंकि इनके हाथ में अब ये बटेरा आया हुआ है यानी इक्तदार का, और इन्हें ताकत मिली हुई है, इसलिए इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। भी इस वक्त आपको 14 महीने हो गए हैं हुकूमत करते हुए, और आप बिल्कुल वही बार बार 3.5 साल जिनकी हुकूमत थी उन्हीं के जिम्मे सब कुछ डाल डाल के, और आपको ना शर्म आ रही है ना, और सब कुछ आपने वो कर दिया है, यानी ना आप कैबिनेट काम करते हैं, ना अखराजात काम करते हैं, ना आपकी कोई मनसूबाबंदी, एक कानून साजी आपने पाकिस्तान के अवाम के लिए नहीं की। सुबह शाम बैठे हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर अपने आप में अपना तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, तो किस तरह की ये बातें कर रहे हैं। ये दिन इनके मैं आपको अर्ज कर दूं गिने जा चुके हैं। ऐसा नहीं होता, इस तरह का जुल्म ना चल सकता है ना कभी चलेगा। इमरान खान चौधरी साहब थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी, जावेद लतीफ ने भी यही मुतालबा किया है कि कौम इस वक्त चाहती है कि नवाज शरीफ को चौथी मरतबा वजीर आजम बनाए, तो उनको बना देना चाहिए और उन्हें बुला लेना चाहिए, इस पर क्या कहेंगे? उन्हें नहीं बनाना चाहिए, नहीं बुलाना चाहिए, ना वो आएंगे। उसकी वजह यह है कि वो लोग, आप देखें, मैं अगर तो ये मसला इस वक्त ये सबसे बड़ा मसला खुद इस्टेब्लिशमेंट का है। अगर तो इस्टेब्लिशमेंट इस मामले में सीरियस है कि वो समझती है कि जी उनके खिलाफ बात नहीं होनी चाहिए, तो सबसे ज्यादा झगड़ा तो उनके साथ नवाज शरीफ का था। और अगर इंडिया के साथ ताल्लुकात के हवाला जो है अगर आएगा तो सबसे ज्यादा मामला तो दजाल का था, जिंदाल का था और नवाज शरीफ का था। ठीक हो गया आरिफ साहब, आपका भी पॉइंट आ गया है। आसिफ साहब से जानते हैं उन्हें क्या लगता है। ब्रिगेडियर साहब, आपको क्या लगता है, क्या मरियम नवाज का ये बयान दे देना कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो ही मुल्क तरक्की करेगा, तो ही मुल्क जो है वो टेक ऑफ करेगा, इसको किस नज़र से देखते हैं? और साथ ही जब हम ये सवाल करते हैं कि जावेद लतीफ ने भी ये कहा कि कौम चौथी मरतबा नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाना चाहती है, तो क्या वाकई कौम चाहती है कि नवाज शरीफ जो है वो चौथी मरतबा वजीर आजम बने? देखिए जी, अगर मरियम ने ये बयान दिया है तो उस बात में कोई वजन है। आपको ये हकीकत माननी पड़ेगी कि नवाज शरीफ जैसा भी है वो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहा है और 2 दफ़ा उसने 2/3 मेजॉरिटी ली है, जो कि आज तक किसी और लीडर ने नहीं ली। तो ये तो उसके क्रेडिट में ये बात जाती है। अब ये है कि जब से वो बाहर है तो ये PMLN किसके सहारे में थी? ये तो एक किस्म की यतीम थी। कोशिश की उन्होंने कि उसकी जगह जो है, जो शहबाज शरीफ है जिसने पंजाब में बहुत अपना लोहा बनाया कि वो एक लीडर बनेगा, लेकिन वो नहीं बन सका, वो उसकी जगह नहीं ले सका। तो फिर वो ये जो गैप है, वैक्यूम जो था, वो उसकी बेटी ने किया। और मैं ये कह रहा हूँ कि जी इसकी जो बेटी है वो बहुत से मर्दों से बेहतर साबित हुई। यही थी जो कि इमरान खान जैसे बड़े लीडर, मोस्ट पॉपुलर लीडर और लार्जेस्ट पार्टी का मुकाबला वो कर रही थी और तरक्की बदर की जवाब दे रही थी।
अब वो ये कह रही है कि जब वो आएगी तो फिर इनके इलेक्शन में कैंपेन में जान पड़ेगी, फिर ये जो है ना जीत की तरफ जाने के इम्कानात बढ़ेंगे। आगे वो कौन बनता है, कि ये खुद बनती है या वो बनता है, मेरा नहीं ख्याल कि ये चौथी दफा उसको बुलाएंगे। उसकी उम्र और उसकी जो बीमारियां हैं उसकी वजह से मेरा नहीं ख्याल कि ये वो अभी चौथी दफा जो है ना प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारियां जो है वो कबूल करेगा या उसके काबिल होगा। तो ठीक हो गया। तो अगर नेक्स्ट टाइम भी शहबाज शरीफ साहब को ये मौका दिया जाता है तो आप समझते हैं कि फिर आने वाले वक्त में नून लीग एक पेज पे दिखाई देगी? मेरा तो ख्याल ये है कि अगर आप दोनों में अगर कंपेयर करें तो फिर ये जो मरियम नवाज है उसमें ज्यादा जान है, शायद वो थोड़ा रंग दिखाए। शहबाज शरीफ जो है एट द टॉप लीडर जो है वो उसके लिए बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। वो नहीं, हाँ पंजाब का उसको दोबारा दे दें तो फिर जो है ना उसको जो है रंग वहां आ जाएगा, वो वहां कर सकता है, उस लेवल तक कर सकता है, नॉट एट द नेशनल लेवल। तो इसलिए उस हद तक जो है इसका वापस आना वो है। और लेकिन अभी क्यों डिले कर रहे हैं, ये अक्टूबर क्यों जोर दे रहे हैं, वो 3 फैक्टर हैं बहुत इंपॉर्टेंट। सितंबर में चीफ जस्टिस रिटायर हो रहा है और प्रेसिडेंट जो है ना वो जा रहा है, ये बहुत बड़े इनके लिए आगे रुकावटें हैं। तीसरा ये है कि नवाज शरीफ भी आ जाएगा और इस असना में एक ना एक केस जो है जो इमरान खान का है उसका वर्डिक्ट आ जाएगा और इनकी उम्मीदों के लिहाज से वो शायद डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो ठीक हो गया ब्रिगेडियर साहब, आपका पॉइंट भी आ गया है। देखते हैं पब्लिक पोल क्या है। क्या मरियम नवाज का ये कहना कि नवाज शरीफ की वापसी के बाद ही मुल्क तरक्की करेगा, ये दुरुस्त बयान है या नहीं? 20% को लगता है कि मरियम नवाज सही कहती हैं, जबकि 80% इसकी नफी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्रेक की जाने बढ़े, ब्रेक से वापस आते डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। था जिसका इंतजार वो घड़ी आ गई। पहला रूसी खाम तेल बरदार जहाज कराची बंदरगाह पहुंच गया है। शिपिंग ज़राए के मुताबिक खाम तेल लेकर रूसी जहाज प्योर पॉइंट कराची बंदरगाह पहुंच गया। 183 मीटर लंबे रूसी जहाज प्योर पॉइंट में 45,000 मैट्रिक टन तेल जो है वो लदा हुआ है। इस हवाले से वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का अहम बयान सामने आया है। उनका कहना है कि हमारा रूस के साथ अभी 1 लाख टन तेल की खरीदारी का मुआहिदा हुआ है, जो कि 2 जहाज़ों में आना था। एक जहाज़ आ चुका है जबकि दूसरा जहाज़ 1 हफ्ते में पहुंच जाएगा। जो जहाज़ आया है उसकी तरसील जल्द ही शुरू हो जाएगी। मुसद्दिक मलिक का मजीद कहना था कि अभी पहला जहाज़ आया है, हमारा हदफ है कि 1-1.5 महीने में तसलसल से रूसी तेल आना शुरू हो जाए। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या रूसी तेल आने के बाद पेट्रोलियम प्राइसेस में कमी वाक़या होगी या नहीं, या फिर हुकूमत को पेट्रोलियम प्राइसेस कम कर देनी चाहिए या नहीं? क्या कहते हैं हमारे मेहमान? सजाद तरीन साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। पहले तो खुशखबरी ये है कि समुद्री तूफान से कबल जहाज़ कराची बंदरगाह पहुँचने में कामयाब हो गया। दूसरी जानिब कैसे देखते हैं आप कि क्या अब हुकूमत को पेट्रोलियम प्राइसेस पर गौर करना चाहिए और रिलीफ पैकेज शुरू कर देना चाहिए? मैं आपको अर्ज करूं कि ये तो बहुत जरूरी है कि पूरी दुनिया में पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो नीचे आ रही हैं, और अब हम रशिया से ले रहे हैं पेट्रोल तो और भी सस्ता आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। और ये फिर ये सिर्फ ये नहीं है कि हुकूमत जो है वो कीमतें कम कर दे, जो पेट्रोल की कीमतें कम होगी उस पर आगे अमल दरामद होना चाहिए। ट्रांसपोर्टर जो है वो अपने किराए कम करें, बाकी जो शोबा जिंदगी के लोग हैं, जो बाकी जो कारोबारी लोग हैं, वो उसी हिसाब से, जिस हिसाब से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है और वो अपनी चीजों में इजाफा करते हैं, उस पर कमी होनी चाहिए। जब वहां कमी होगी तो फिर जाके आम आदमी जो है, एक काश्तकार जो है, एक किसान जो है, एक मजदूर जो है, उसको रिलीफ मिलेगा। पाकिस्तान में होता है ये, कीमतें जब बढ़ती हैं तो हर चीज बढ़ जाती है, लेकिन कीमतें जब कम होती हैं तो नीचे जो माफिया बैठा हुआ है वो कीमतें कम नहीं करता। उससे सूरत हाल जो है बड़ी एक मुश्किलात पैदा कर देती है। फिर मैं आपको एक छोटी सी बात अर्ज करूं, आज हम जो है वो रूस से तेल ले रहे हैं और हर तरफ नगारे बजाए जा रहे हैं, और जो रूस से तेल आ रहा है, सस्ता तेल आ रहा है, ये वही रूस है कि जिसके खिलाफ हमने जिहाद किया, वही रूस है जिसके खिलाफ हमने पता नहीं क्या कुछ किया। और उस वक्त हमारे यहाँ की जो मजहबी जमातें थी जो जिहाद कर रही थी, मुझे याद है मैंने एक दफा अब जमात इस्लामी के एक टॉप 1 लीडर का इंटरव्यू किया, तो मैंने उन्हें कहा आप रूस के खिलाफ क्यों है? वो कहने लगे वो कम्युनिस्ट रूस है। तो मैंने कहा चाइना से आपकी दोस्ती है क्या? चाइना वाले को मुसलमान है, चाइना भी कम्युनिस्ट है? नहीं, वो हमारे दोस्त है।
इस किस्म की पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है। हमें सोचना चाहिए कि जहां से हमें सस्ता तेल मिलता है, अच्छा तरीन रूस से साहब, आप मिले, कह रहे हैं हमें किसी और सोचना मुल्क से मिले, चाहिए। हम हमें वहां से आवाम लेना तो ये चाहिए। सोच बैठी थी कि जैसे ही जहाज आ जाएगा और तरसील शुरू हो जाएगी तभी रिलीफ मिलेगा, लेकिन मुसद्दिक मलिक साहब ये कह रहे हैं कि तसलसल से जब तेल आना शुरू होगा और हम अपना हदफ पूरा कर लेंगे, उस हदफ के बाद जो है पेट्रोलियम प्राइसेस में फर्क आएगा। कितना और इंतजार एक्सपेक्टेड है? मैं समझता हूँ इन हुक्मरानों की अगर अब्बास में हो तो ये तो कोई कुछ ना करें, ये तो कहें कि अवाम का सांस भी बंद कर दिया जाए, उस पर भी टैक्स लगा दिया जाए। ये जो कहते कुछ है करते कुछ है। मैं आपको अर्ज करूं कि पाकिस्तान एक तबकाती मुल्क बन गया। एक तबका वो है जिसके पास बहुत ज्यादा वसाइल है, उसको किसी किस्म की कोई परवाह नहीं है, चाहे पेट्रोल जितना मर्जी है महंगा हो जाए। दूसरी तो वो तबका है जिसके पास बेचारे की कुव्वत खरीद बिल्कुल खत्म हो गई है, और पाकिस्तान में मिडिल क्लास खत्म होगी, और जिन मुआशरों से मिडिल क्लास खत्म हो जाती है वो मुआशरे जो है वो बिखर जाया करते हैं। वो मुआशरे जो है वो मुल्क और वो समाज उसी तरह नहीं रहते, उनके लिए मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो हुकूमत को ये बातें नहीं करनी चाहिए कि अभी हमारा हदफ, इनका हदफ तो अब 2050 तक भी पूरा नहीं होगा, तो आवाम 2050 तक इंतजार करे। ठीक हो गया सजातीन साहब, आपका पॉइंट आ गया। आरिफ चौधरी साहब, आपको क्या लगता है, क्या हदफ मुकर्रर जो इन्होंने किया हुआ है, जैसे अभी सजातीन साहब बात कर रहे थे और मुसद्दिक मलिक का बयान सामने आया है कि अभी हदफ पूरा होने में टाइम लगेगा, हदफ पूरा होगा तो फिर कीमतें जो है वो कम होंगी, रियायती कीमत पर तेल जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। कितना इंतजार हमें और करना है, और क्या वाकई रिलीफ मिलेगा भी कभी, या सिर्फ ये बातें ही रह जाएंगी? देखें, ये सारी चीजें उस वक्त होती हैं जब आपकी हुकूमत दयानतदार हो, और वो वाकई तरीक साहब ने जैसे कहा कि उनके ज़हन में ये कॉन्सेप्ट हो कि आम आदमी जो है वो किस तकलीफ में से गुजर रहा है। यहाँ तो हालत ये है कि आपने सुना कि आपके प्राइम मिनिस्टर ने ये ऐलान किया वो बड़े ड्रामाई अंदाज में कि जनाब आप हमें हर चीज को इसमें अखराजात कम करने होंगे। उस दिन से लेकर आज तक आप जरा मुझे गिन के आप देख लें कि कोई ऐसा कदम उठाया गया जिससे अखराजात कम हो। यानी नवाज खुद शहबाज शरीफ साहब कितने दिन जाके जहाज खड़ा रहता है, और बरतानिया में कितने दिन जहाज, और सिर्फ जहाज ही खड़ा रहना नहीं, उससे भी ज्यादा के कितने बड़े एंटोरेज, क्या इन हालात में पाकिस्तान ये अयाशियां इनका मुतम्मल हो सकता है कि जनाब हुक्मरान बशमूल फजलुर रहमान साहब जहाज लेकर, जो कि किसी सरकारी ओहदे पे नहीं है, कोई सरकारी काम नहीं है, और वो जाके यानी कहाँ जा रहे हैं। मतलब है कुछ तो खुदा का खौफ करना चाहिए। और ये बिल्कुल मैं इनसे किसी को तवक्को ना रखनी चाहिए, ना है मकसद उनका। हदफ जो है ना, हदफ यही है कि जनाब जब इलेक्शन आएगा। मुख्तसर सा सवाल आपसे करना चाहूंगी, ये बता दें रूसी तेल की आमद का क्रेडिट आप किसको देते हैं, पीडीएम को या पीटीआई को? इससे पहले जब पीटीआई गई थी, प्राइम मिनिस्टर ने तो उसकी कीमत बड़ी अदा कर दी, यानी अपना सर कुर्बान कर दिया, तो अभी उसको क्रेडिट नहीं आप मिलना चाहिए। ये सबसे पहले जो उस वक्त जब ये मामला शुरू हुए थे तो बुनियादी तौर पर इमरान खान गए थे, और उनके वहां जाने से वहां बात हुई थी, और उसके बाद फिर जो उनके साथ हुआ या जो हो रहा है वो एक अलग बात है। हम सियासी लोग वैसे ही नहीं है। अब तो पाकिस्तान में सियासत यानी का नाम भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सियासत का नाम लेने का मतलब यह है कि आप अपने आप को मौत के मुंह में डाल रहे हैं। लिहाजा ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट भी आ गया। ब्रिगेडियर साहब, आपको क्या लगता है, क्या अब रूसी तेल की आमद और तरसील का अमल शुरू होने वाला है, अब आवाम को रिलीफ मिल पाएगा, हुकूमत जो है वो पेट्रोलियम प्राइसेस पर गौर करेगी, या इसमें कमी वाक़या हो पाएगी या नहीं? देखिए जी, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, इस वक्त पाकिस्तान जो है ना बहुत से बहरानों का शिकार हुआ है। पॉलिटिकल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, सोशल क्राइसिस, जुडिशल क्राइसिस, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, ये तो अब हो रही है। और अब इस क्यों हो रही हैं, उसकी क्या वजूहात है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी और अनसर्टेनिटी। ये तमाम चीजें क्यों हुई? ये जो है आपकी शुरू हुई जब ये रजीम चेंज हुआ। ये 1 साल के अंदर ये सब चीजें हुई, और उसका खमियाजा और जो सबसे ज्यादा जो असर हुआ वो आपकी इकोनॉमी के ऊपर हुआ, जो कि मुतवातर उस दिन से आज तक नीचे ही जा रही है, वो रुक नहीं रही। 9 मई के बाद जो ये क्रैक शुरू हुआ है, आप ये देखें कि कम से कम वो जो डाउन स्लाइड है वो कुछ ना कुछ रुक चुकी है इस वक्त। उस वजह से हमें कुछ थोड़ी सी एक उम्मीद नजर आ रही है
कि शायद अब हालात बेहतर हों, कि ये अब जो है हमने अकाउंटेबिलिटी ड्राइव जो ये शुरू की है, जो शरपसंदी जो है ना उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं, तो अब चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। जबकि अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, जब सिक्योरिटी आएगी, जब सर्टेनिटी आएगी, तो ये चीज़ मुआशी जो है ना वो तो फिर खुद ब खुद जो है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आपके ठीक होने शुरू होंगे। अब जहां तक आपकी बात आती है तेल की, ये एक बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू है। ये सबसे जो हमारा बड़ा जो बिल है, इंपोर्ट बिल, वो तो यही ऑयल और गैस का है, सही। जो कि ज्यादा बजट जो है वो वहां ले जाता है। अगर हमें सस्ता ये तेल अब पहली दफा जो है ये मिल गया है, क्रेडिट आप जिसको भी दें कि इमरान खान ने शुरुआत की, उस वक्त तो हमारे सही। पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था तो वो लेने के लिए। अब वो बन गया है, एक आ गया है, दूसरा जो है ना 20 तारीख को ये आएगा, वो जी। शुरुआत है। वीट जो है ना वो शुरुआत हो गई, तो ये आपकी इकोनॉमिक्स के ऊपर जो है ना इसका जरूर असर पड़ेगा। और जो ठीक हो आप गया सर, इकोनॉमिक आपका पॉइंट भी स्टेबिलिटी आ और गया ये है। अपने तमाम मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तज्जिए से आगाह किया। पब्लिक पोल की बात कर लेते हैं। क्या रूसी तेल की आमद से हुकूमत को पेट्रोल मजीद सस्ता करना चाहिए? 96% ये डिमांड करते हैं कि जी हाँ, हुकूमत को आप पेट्रोलियम प्राइसेस को रिड्यूस करना चाहिए, जबकि 4% कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में कुछ नए टॉपिक्स के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।